नमस्कार, क्वेश्चन्स इन माइंड या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी डॉक्टर सर्वे सोमण पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो। आज मी घेऊन आलो एक नवीन विषय, एक नवीन पॉडकास्ट आणि या पॉडकास्टसाठी आपल्याला जे सहप्रायोजक लाभलेत ते आहेत सावली केअर सेंटर। कोणत्याही शारीरिक किंवा मानसिक कारणांनी परावलंबित आलेल्या व्यक्तींची 24/7 शुश्रूषा करणारे हे केंद्र आहे। आजपर्यंत संस्थेने 3,500हून अधिक रुग्णांना बरे केलेले आहे। अनेक रुग्ण उपचार घेत आहेत। आजपर्यंत महाराष्ट्राबरोबर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक या राज्यातील रुग्णांना सेवा देऊ केलेली आहे। आम्ही रुग्णांचे आजार बरे करू शकणार नाही कदाचित, पण ते आजारी आहेत हे निश्चित विसरायला लावू हे सावलीचे ब्रीदवाक्यच आहे। याशिवाय भिकारीमुक्त कोल्हापूर, मातुल, स्वावलंबन शिबिर, सजीव अभियान, सावली सुदृढ गाव योजना, सावली सोशल सर्कल यासारखे उपक्रम ही सावली राबवत असते। सावली केअर सेंटरच्या अधिक माहितीसाठी सावली केअर सेंटरची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ती तुम्ही बघून सावलीशी संपर्क साधू शकता। आजचा जो विषय आहे हा तितकाच महत्त्वाचा, आवश्यक आणि गंभीर विषय आहे आणि या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आजच्या पॉडकास्टमध्ये ज्या डॉक्टर आलेले आहेत त्यांची थोडक्यात ओळख करून द्यायची झाली तर त्या हायड्रोथेरपिस्ट आहेत, फिजिओथेरपिस्ट आहेत। त्यांना 15 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे न्यूरो रिहॅबिलिटेशन मधला आणि इर्गोनॉमिक्स सुद्धा आहेत। तर मी स्वागत करतो डॉक्टर राजकुमारी नायडू मॅडम। नमस्कार मॅडम, तुमचं स्वागत। तुम्ही या पॉडकास्टसाठी वेळात वेळ काढून आला नाही। आजचा विषय हा खूप महत्त्वाचा आहे, पॅराप्लेजिया, आणि या विषयावर आपण आज मॅडमचं मार्गदर्शन घेणार आहे। तर मॅडम, मला पहिल्यांदा सांगा की पॅराप्लेजिया म्हणजे काय? एक्चुअली सर, आप सुना होगा पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस जो है उसमें डिफरेंट टाइप से वेगवेगळी प्रकार है। उसमें 4 प्रकार है। फर्स्ट वन होती है डाइप्लीजिया, सेकंड वन होती है हेमीप्लीजिया, थर्ड वन होती है क्वाड्रिप्लीजिया एंड फोर्थ वन पैराप्लीजिया। सो मोनोप्लीजिया में क्या होता है कि हमारे बॉडी में आइदर हाथ या पाय, दोनों में एक ही लिम्ब, मतलब एक हाथ या पाय, उसका पैरालिसिस होती है। कभी कभी पैरालिसिस भी होते, मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट होती है, नहीं तो सेंसेशन और मूवमेंट कम होने का चांसेस रहता है। सेकेंड वन लिया तो हेमीप्लीजिया। हेमीप्लीजिया में क्या होता है, हाफ बॉडी, मतलब हाफ पार्ट और बॉडी, मतलब हेड से लेके टो तक, मतलब ऊपर इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड हुआ तो राइट हैंड राइट लेग, लेफ्ट साइड हुआ तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग। सो हेमीप्लीजिया बोलते हैं, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी सेम साइड पैरालिसिस होता है। उसमें क्या होता है, पेशेंट को स्वालो करना मुश्किल होता है, बात करना मुश्किल होता है, और चलना मुश्किल होता है, बैठना उठना सब मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो बॉडी पार्ट से अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, मतलब हाथ पाय पैरालाइज होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। एंड नेक्स्ट वन लिया तो क्वाड्रिप्लीजिया। क्वाड्रिप्लीजिया में दोनों हाथ दोनों पाय, 4 जो पार्ट्स है, ये मूवमेंट मुश्किल होता है, सेंसेशन भी मुश्किल होता है, मतलब इधर से नेक, हेड के नीचे से पूरा बॉडी पार्ट्स में हलचल नहीं होता है नॉर्मल पीपल जैसा। सो ये 3 होने के बाद पैराप्लीजिया, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया मतलब लेग पैरालिसिस बोल सकता है, मतलब पैरा मतलब हाफ, बोथ। ओके, नेक्स्ट प्लीजिया मतलब पैरालिसिस। पैराप्लीजिया में क्या होता है, कंबर जो रहे, कंबर के नीचे से जो 2 पाय और मतलब बोथ द लेग्स, फीट और एब्डोमेन, ये सब पैरालिस होती है। मॅडमनी खूप चांगली माहिती दिली। पॅराप्लेजिया म्हणजे फक्त पाय, म्हणजे कमरेखालून खालचा भाग जो आहे तो लुळा पडतो आणि त्याला आपण पॅराप्लेजिया म्हणतो। तो मॅडम मला सांगा, कॉज क्या रहती है पॅराप्लेजिया में? कॉज मतलब बहुत सारे कॉजेस है सर। फॉर एग्जांपल हम लिया तो फॉल्स के वजह से, मतलब कुछ पेशेंट्स ऐसा रहता है बहुत हाई, मतलब बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरना, कभी कभी जाड़ के ऊपर चढ़ता है तभी भी स्लिप होके नीचे गिरने का, वो एक कॉज होती है। और सेकंड लिया तो एक्सीडेंट्स, मतलब रोड एक्सीडेंट्स के वजह से, 2 व्हीलर के ऊपर जाने के टाइम अगर पीछे से कोई गाड़ी धक्का मारा तभी भी होने का चांसेस रहती है। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, मतलब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है बैकबोन के अंदर, मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के पीछे 36 वर्टिब्रा रहता है। अच्छा। नेक से नीचे टेल बोन तक 36 वर्टिब्रा। सो उसको अलग अलग सेगमेंट्स किया है, मतलब 5 सेगमेंट्स किया था। फर्स्ट जो है सर्वाइकल, सेकंड वन थोरैसिक, थर्ड वन लंबार, फोर्थ वन सैक्रम एंड फिफ्थ वन कॉक्सिक्स। सो अलग अलग सेगमेंट्स किया था। ये पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल बॉडी से इंटैक्ट होके एक बैकबोन बनाती है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहती है। स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से सिक्योर करके रखती है ये वर्टिब्रल कॉलम। सो कभी कभी क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, गाड़ी के ऊपर जाने के टाइम पीछे से धक्का लगा, नहीं तो ऊपर से फॉल हुआ, तब क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है एक कट होती है, मतलब इंजरी होती है। कभी कभी कंप्रेस होती है, मतलब 2 वर्टिब्रा जो है बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने के बाद
वो स्पाइनल कार्ड का जो काम है, मतलब लाइक पेन, सेंसेशन, मूवमेंट, ये सब जो फंक्शंस है वो एब्सेंट होती है, नहीं तो वीक हो जाती है, उसके वजह से भी होने का चांसेस रहता है। और थर्ड वन लिया तो आप इन्फेक्शंस के वजह से, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इन्फेक्शंस हुआ, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस ले लो, इन्फेक्शंस के वजह से भी होने का चांसेस रहता है। और एक कॉज है कि कैंसर, अगर वो स्पाइनल कॉर्ड सराउंडिंग एरिया में कैंसर हुआ, नहीं तो बॉडी में कहीं भी पार्ट में, कहीं भी एरिया में कैंसर हुआ, वो स्प्रेड होके स्पाइनल कॉर्ड के पास आके रह गए तो तभी भी पैराप्लीजिया होने का चांसेस रहता है। और ऑटो इम्यून डिजीजेस जो रहता है, फॉर एग्जांपल गुलियन बैरी सिंड्रोम, जीबीएस आजकल कॉमन हुआ है। हाँ, कोरोना के बाद अचानक से होता है। हाँ, ऑटो इम्यून मतलब बॉडी के अंदर ही हो जाती है वो, मतलब कुछ बाहर से नहीं होती है वो। सो कोरोना के टाइम, कोरोना के बाद भी बहुत लोग सफ़र ही हुआ था गुलियन बैरी सिंड्रोम से। मतलब तब बहुत लोग को पता नहीं है कि ये क्या है एग्जैक्टली, मतलब लोअर बॉडी पार्ट पूरा वीकनेस हो गया, मतलब मूवमेंट नहीं है, सेंसेशन नहीं है बोल के। सो ऑटो इम्यून डिजीज लाइक गुलियन बैरी सिंड्रोम की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट ट्रांसवर्स माइलेटिस बोल के है, उसके वजह से भी हो जाता है। मतलब बहुत सारे कॉजेस है। और इसके साथ साथ बोन डेंसिटी रिड्यूस होने की वजह से, बोन डेंसिटी रिड्यूस हो गया तो हमारा बोन जो है हड्डा, वो स्ट्रॉन्ग रहती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉजेस के वजह से उनका डेंसिटी कम होता है, कम होने के बाद ऑटोमेटिकली बोन वीक हो जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलता है, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, उसके वजह से भी पैराप्लीजिया होने के चांसेस रहता है। कभी कभी कंजेनिटल, मतलब जन्मपसुन, एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब बेबी का डिलीवरी के टाइम बेबी को ठीक तरीके से डिलीवरी नहीं किया, वो टाइम में कुछ इंजरीज वगैरह हुआ तो भी सेरेब्रल पैल्सी बोलता है उनको। सो उनमें भी होने का चांसेस रहता है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लिया तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोल के है, उनके वजह से भी होने का चांसेस रहता है। सो ये सब कॉजेस की वजह से पैराप्लीजिया होने का चांसेस रहता है। खूप चांगली माहिती मॅडमने दिली. पॅराप्लेजिया कशामुळे होऊ शकतो, तर मोस्ट ऑफ द टाइम ॲक्सिडेंट, तुम्हाला इंजुरी झाली असेल कमरेला तर होऊ शकतं. त्यानंतर कंजेनिटल आहे, ऑटो इम्युन डिसीज आहेत, म्हणजे भरपूर कारण आहेत की ज्यामुळे होऊ शकतं आणि आपले पायाला लुळेपणा येऊ शकतो. तर आता मॅडम तुम्ही न्यूरोचा उल्लेख केला, तर तुम्हाला 15 वर्षाचा न्यूरो रिहॅबिलिटेशनचा अनुभव आहे, तर त्याबद्दल काही सांगा. हाँ, एक्चुअली एज ए फिजियोथेरेपी सब लोग को एक चैलेंजिंग रहता है सर न्यूरो केसेस, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर और दो केसेस लिया, लोअर बैक पेन, नेक पेन वगैरह लिया, तो क्या होता है कुछ सेशंस में 1 मंथ अंडर क्यूर हो जाता है पेशेंट्स को। मतलब ज़्यादा पेशेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पेशेंट को भी पेशेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिजियोथेरेपिस्ट को भी, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ और अभी जो नया टेक्निक्स आया लाइक ड्राई नीडलिंग, कपिंग थेरेपी, टेपिंग, ये सब यूज़ करके हम ये जो माइनर थिंग्स जो है ये हम ट्रीट कर सकते हैं। मगर न्यूरो केसेस कैसा होता है सर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, बोन को फ्रैक्चर हुआ तो ऑपरेट करके उसको ठीक कर सकते हैं हम। लिगामेंट इंजरी हुआ तभी भी सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। मगर ब्रेन को कुछ हुआ तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, मतलब ब्रेन को हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है कुछ भी हो, ब्रेन के संबंधित होता है। सो ये केसेस में क्या होता है, बहुत मतलब बहुत टाइम लगता है रिकवरी होने के लिए। क्योंकि फिजियोथेरेपी में क्या होता है सर, हम अकॉर्डिंग टू मी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, इतने साल प्रैक्टिस में मैं एक सीखा है कि फिजियोथेरेपी में बॉडी को बॉडी से ही ट्रीट करना है। अगर मेरा हाथ पाई नहीं चलता है, एक्सरसाइज करके मेरे हाथ पाई से, मेरा हाथ वही जो नहीं चलता है उसको ही ट्रीट करना है, मेरी बॉडी यूज़ करके। ये इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ हो, बाकी का जो टेक्निक्स है वो पैरेलली यूज़ कर सकता है, बट मेन थिंग इज बॉडी को बॉडी से ट्रीट करना है। ये न्यूरोलॉजिकल केसेस में क्या होता है सर, बहुत टाइम टेकिंग है। उसमें क्या होता है, लाइक पैरालिसिस ले लो, इट डिपेंड्स, एक पेशेंट का सिवियरिटी अलग रहती है, एक पेशेंट का सिवियरिटी अलग रहता है। पैरालिसिस में भी 2 टाइप्स है सर, मतलब लाइक कंप्लीट पैरालिसिस रहती है, पेरिसिस रहती है। पैरालिसिस में क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट, कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। पेरिसिस में मूवमेंट रहती है, सेंसेशन रहती है, बट अप टू मार्क नहीं रहते, मतलब जितना हमको चाहिए उतना नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस में क्या होता है, मूवमेंट रहते हैं, पेशेंट कैन लिफ्ट देयर हैंड बट नॉट कंप्लीटली। पेशेंट उसका रेंज ऑफ मूवमेंट जो रहते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं एक थोड़ी डिग्री के लिए। सो ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होता है, अगर पेरिसिस है तो पेशेंट को फास्ट रिकवरी रहता है, फास्ट रिकवरी, जल्दी बाहर आते ही गो बैक टू हिज लाइफ। पैरालिसिस में टाइम टेकिंग है,
उसके लिए बहुत मोडालिटीज़ यूज़ करना पड़ता है और अलग अलग टाइप ऑफ एक्सरसाइज करना लेना पड़ता है। सो एज ए न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट इतने एक्सपीरियंस में मैं एक ही देखा है कि न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट को कंपलसरी पेशेंस वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ वी हैव टू नो द साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट। मतलब हर पेशेंट एक ही जैसा नहीं रहता, क्योंकि न्यूरो केसेस जो रहता है सर, ये 80% सडनली होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी पैराप्लीजिया टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पैराप्लीजिया 90% मिडिल एज में होता है। मतलब लाइक वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है पैराप्लीजिया। ओके, लाइक मस्कुलर डिस्ट्रोफी ले लो, MND ले लो, मोटा न्यूरॉन डिजीज, उसके जैसा प्रोग्रेसिव नहीं है। ये पैराप्लीजिया सडनली हो जाता है कभी भी। मैं बोली थी कॉज आपको, फॉल के वजह से हो जाता है, एक्सीडेंट के वजह से होता है। सो उसमें क्या होता है, पेशेंट कल तक ठीक था। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। वो मतलब उनको प्रमोशन मिला, सेलिब्रेशन किया उन्होंने, उस रात सेलिब्रेट करके घर जा रहे थे। ही वॉज ड्रंक, लाइक एक्सीडेंट हुआ उनको, पैराप्लीजिया। मतलब ही वॉज इन बड़े पोस्ट भी गया उन्होंने, अब्रॉड भी जाने के चांसेस है उसको। सडनली एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ उनको, सो लेके आया था। सो नेक्स्ट डे मतलब कल तक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, मतलब ही यूज्ड टू कमांड मेनी पीपल। घर में भी ले लो ना, उनका प्रोफेशनल लाइफ में भी ले लो ना, वॉज किंग। सडनली ही बिकेम व्हील चेयर बाउंडेड। मतलब पानी चाहिए तो भी किसी से मांगना पड़ता है, उसका यूरिन मोशन सब कोई आके क्लीन करना पड़ता है, और हर चीज़ में डिपेंडेंट हो गया वो। हर चीज़ के लिए चाहिए, फैन ऑन करो प्रॉब्लम होता है। व्हील चेयर में बैठता है, उनको पाए में ना सेंसेशन रहती है ना मूवमेंट रहती है, मूंगी आती है, ही कांट डू एनीथिंग। मच्छर काटता है, ही कांट डू एनीथिंग बिकॉज ही कांट मूव हिज लेग्स। सो वो टाइम में पेशेंट ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में जाता है, एग्रेसिव होता है पेशेंट। सो पेशेंट का साइकोलॉजी कंपल्सरी हमको पढ़ना पड़ता है। वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू देयर सायकोलॉजिकल कंडिशन। मॅडमनी खूप चांगली माहिती दिली. पॅराप्लेजिया म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये पण पॅरालिसिस आणि पॅरालायसिस याच्यातला फरक सांगितला. आता एक प्रश्न असा असतो, समजा पॅराप्लेजिया झालाय तर हात म्हणजे खालचं पाय लुळे पडलेत, तर त्याला सेन्सेशन असतं का फक्त ताकद गेलेली असते? नहीं, मैं अभी आपको बोला था, मतलब ये टाइप्स रहती है। कंप्लीट पैरालिसिस, इनकम्प्लीट पैरालिसिस। कंप्लीट में उनका कंप्लीट मूवमेंट चले जाती है, सेंसेशन चली जाती है। इनकम्प्लीट में दोनों रहता है, बट क्या होता है, अप टू मार्क रहती है, जितना चाहिए उतना नहीं रहता है पेशेंट को। बट ये नहीं है कि पैराप्लीजिक पेशेंट कभी चलता नहीं, इट डिपेंड्स सर। डिपेंड्स कैसा होता है कि अभी मैं आपको बताया था वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंट सेगमेंट्स किया था हमने, ऊपर से नीचे लेके। तो सो कौन सा एरिया में इफेक्ट हुआ, कौन सा एरिया में इंजरी हुआ, इट डिपेंड्स। अगर थोरासिक में लिया तो थोरासिक एरिया में अगर उसको इंजरी हुआ, इफेक्ट हुआ, वो टाइम में उनको यूरिन मोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहती है, दोनों पाए के ऊपर ना सेंसेशन रहती है ना मूवमेंट रहती है। एब्डोमिनल मसल्स भी इफेक्ट होता है, मतलब उनको डाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स वगैरह रहते हैं। चेस्ट मसल्स भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि थोरासिक एरिया में है। सो चेस्ट मसल्स इन्वॉल्व हो गया तो ऑटोमेटिकली डीप ब्रीथिंग भी प्रॉब्लम होता है पेशेंट्स को। सो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी पेशेंट का रिकवरी रहती है। तो इंजुरी कहाँ पर हुए उसके हिसाब से सिम्टम्स भी अलग अलग। राइट सर, हर एक पैराप्लीजिक पेशेंट का सिम्टम्स अलग रहते हैं। कौन सा एरिया में इफेक्ट है उसके हिसाब से उनका सिम्टम्स रहता है। तो ऐसे कौन से कॉमनली सिम्टम्स आपको नजर आते हैं कि ये पैराप्लेजिया का पेशेंट है, तो एक कॉमनली ये होते ही है, ऐसे कौन से सिम्टम्स? गुड क्वेश्चन। लाइक लंबर में ज़्यादा देखती हूँ मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो पैराप्लीजिक पेशेंट्स को सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि फर्स्ट वन उनका यूरिन और मोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहती, कॉमन सिम्टम्स। और उसके साथ साथ पाए में सेंसेशन मूवमेंट नहीं रहती है, दे कांट मूव देयर लेग्स, और सेंसेशन भी नहीं रहते क्योंकि आप ठंडा पानी डालो, गर्म पानी डालो, दे कांट फील दैट पेन, दे कांट फील दैट सेंस। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, क्योंकि लोअर एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होके रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पुअर होता है। जो अभी डाइजेशन होने के टाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्ट होने के बाद वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स रहते हैं, स्लोली मूवमेंट्स, ये स्लो हो जाता है। उसकी वजह से उनका मोशन फ्री नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहता है पेशेंट में, डिप्रेशन रहते हैं मोस्टली। मैं अभी आपको बताया था, कल तक एकदम टकाटक आदमी सडनली बेड रिडन हो गया, सडनली व्हील चेयर बाउंड हो गया,
ऑटोमेटिकली उसमें डिप्रेशन रहते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर ठीक टाइम में मतलब करेक्ट टाइम में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, पेशेंट बहुत टाइम तक बेड रिडन हुआ तो उनको बेड सोर्स होने का चांसेस रहता है। बेड सोर्स होके बहुत बड़ा बड़ा बेड सोर्स हो जाता है उसका, और वो पेशेंट को उनके साथ साथ मोबिलिटी नहीं रहती है, मतलब हलचल वगैरह नहीं रहती। पेशेंट या कुछ शिवर के या कुछ मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड बेड के ऊपर वो उनका पोजीशन चेंज भी नहीं कर सकता है पेशेंट। ये बाकी सिम्टम्स हम देख सकते हैं पॅराप्लेजिक पेशंट। पॅराप्लेजिया आपण आता बघतोय त्याच्यामध्ये काय काय होतं, कॉन्फिडन्स लेवल कुठंतरी पेशंटची अचानक कमी होते, कारण आत्तापर्यंत धडधाकड होता, व्यवस्थित चालत होता आणि अचानक सडनली एखाद्या इंजुरीमुळे असेल किंवा इन्फेक्शनमुळे असेल त्याला पॅराप्लेजिया झाला, तर मॅडम तुमच्याकडे पेशंट आल्यानंतर त्याची मानसिकता ही ऑब्व्हियसली डाऊन झालेली असते, तर मग ट्रीटमेंटची सुरुवात तुम्ही कशी करता आणि काय काय प्रकारच्या ट्रीटमेंट थेरपी तुम्ही यूज करता? राइट। एक्चुअली सर ये पैराप्लेजिक पेशेंट जो गोल्डन पीरियड आप सुना होगा, हाँ। मतलब होते ही कुछ भी मतलब पैरालिसिस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो हमको, इवन छोटे से फीवर भी ले लो, होते ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर बोलते हैं, मतलब लॉन्ग Yes. रन में। सो पैराप्लेजिया होते ही अगर सर्जरी हो गया पेशेंट को, होते ही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो रिकवरी चांसेस रहती है। अच्छा, बट बहुत लोग को ये फीलिंग है कि इसमें ट्रीटमेंट नहीं है, पैराप्लेजिया हो गया तो लाइफ खत्म नहीं है। ओके, फिजियोथेरेपी डूज मिराकल्स, मतलब अगर करेक्ट टाइम में ट्रीटमेंट मिले तो पैराप्लेजिक पेशेंट सर्वाइव हो सकता है, ही कैन गो बैक टू देयर लाइफ। सो अभी आपने पूछा था पैराप्लेजिक पेशेंट आने के बाद ट्रीटमेंट कैसा रहता है। सो पेशेंट आते ही एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, ही वोंट। स्टार्टिंग पेशेंट का साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, वी हैव टू टेक द असेसमेंट। उनका फैमिली हिस्ट्री देखना है, उनको सडनली कैसा हुआ, मतलब ये प्रॉब्लम कैसा स्टार्ट हुआ, वो भी उनके साथ थोड़ा बातचीत करना है। फर्स्ट वी हैव टू बी फ्रेंडली विद द पेशेंट। आते ही मिशन इलेक्ट्रिक मोडालिटीज लगाओ, कैसा हुआ, मतलब ये हंगामा नहीं करने का। पेशेंट को फर्स्ट वी हैव टू गिव हिम प्रॉपर काउंसलिंग। प्रॉपर काउंसलिंग से 30% पेशेंट गेट्स रिकवरी। नॉट ओनली दैट, पेशेंट को एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया सो ऑटोमेटिकली पेशेंट कोऑपरेट करता है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बताया था, पेशेंट एग्रेसिव रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं पेशेंट ये होने के बाद। सो पेशेंट को एक अच्छा पॉजिटिव साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दिया तो पेशेंट फील्स फ्री। देन वी हैव टू स्टार्ट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी कैसा होता है कि स्टार्टिंग, मतलब एग्जांपल में छोटा चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। सो ये पैराप्लेजिक पेशेंट बहुत टाइम तक बेड के ऊपर लाइंग पोजिशन में रहता है। सो वो पेशेंट को डिपार्टमेंट में लेके आते हैं, चलो उठो बैठो, ही कांट। सो कुछ अलग मोडालिटीज रहते हैं डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल टिल टेबल बोल के रहती है। सो विल मेक द पेशेंट टू लाई ऑन द, पेशेंट को उसके ऊपर लेट के बाय यूजिंग द बेल्ट विल मेक द पेशेंट टू लाई ऑन द टेबल। लेटर स्लोली, मतलब उनका पोजिशन चेंज करते स्लोली फ्रॉम लाइंग टू स्लोली विल मेक द पेशेंट टू स्टैंड। सो सडनली खड़ा किया तो पेशेंट को ब्लड रश जाती है, पेशेंट को चक्कर आके गिरने का चांसेस रहते हैं। So slowly we have to change the position. Starting with patient को we have to make them stand. Then we have to go for passive mobilizations. क्योंकि patient को already paralysis हुआ, he can't do the exercise by his own. So वो time में passively उनको exercise start करना है। अगर complete उनका paralysis हुआ तो we'll go for electrical stimulations. Next mobilizations. अगर contractures है तो we'll go for stretching. So अलग अलग pattern से, मतलब एक अच्छा protocol बना के patient को we'll start the treatment. जो पेशेंट होता है आपने बताया, तो उनका मेंटल कंडीशन भी वो डिप्रेस रहते हैं, Right. तो इस मेंटल कंडीशन के लिए आप अलग कुछ करती हैं ट्रीटमेंट में, या कैसे रहता है? एक्चुअली हमारे सेंटर में जो वेयर आई वर्किंग इन सावली केयर सेंटर, हम पेशेंट्स को ओनली फिजियोथेरेपी नहीं देते, उसके साथ साथ हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देता है, म्यूजिक थेरेपी देता है उनको। ओके, म्यूजिक थेरेपी रहता है, डांस थेरेपी रहता है उनका। सो अलग अलग पैटर्न्स, लाइक हर टाइम पेशेंट को, मतलब अभी तक कल तक मैं चली थी, आप लोग के जैसा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आज मैं व्हीलचेयर में बैठी हूँ, मैं अकेले बैठा हूँ व्हीलचेयर में, आप सब लोग चल रहे, ये फीलिंग उसके दिमाग में ना पोक करती रहती है, मतलब आई एम द ओनली पर्सन सिटिंग इन द व्हीलचेयर, यू पीपल आर वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो ये बहुत डिप्रेसिव रहते हैं। वो टाइम में उनको मतलब एक अच्छा प्लेजेंट म्यूजिक, मतलब उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन थोड़ा चेंज करने के लिए प्लेजेंट म्यूजिक दिया तो ही फील्स बेटर, मतलब
म्यूजिक भी साइलेंट म्यूजिक, एकदम रैम सा धार धार म्यूजिक नहीं, एकदम स्लोली प्लेजेंट म्यूजिक, और उसका जो अच्छा फील करता है. सम पीपल हैव म्यूजिक नॉस्टैल्जिक फीलिंग म्यूजिक रहती है, जो म्यूजिक से उसको अच्छा फील होता है वो म्यूजिक यूज करता है. उनके साथ साथ उनको डांस थेरेपी भी, ये नहीं है कि आप बोल रहे हो पैराप्लीजिक के हाउ कैन ही डांस सिटिंग इन द व्हील चेयर, ऐसा नहीं है. यूजिंग पैराप्लीजिक पेशेंट्स को सिर्फ लोअर लिम्ब का प्रॉब्लम, अपर लिम्ब इज हेल्थी. यस, ओके, सो अपर लिम्ब यूज करके छोटा सा स्टेप्स करके वी हैव टू डिविएट हिम. मैं वही पूछने वाला था कि आप डांस थेरेपी देती है तो वो कैसे करेगा? कर तो सकता है सर, कर सकता है. वी कैन डू. हम लेते भी है पेशेंट्स को, व्हीलचेयर में जो पेशेंट्स बैठते हैं उनका म्यूजिक यूज करके, रेट्रो म्यूजिक यूज कर सकता है, अभी का रैप म्यूजिक भी यूज करके हम डांस कर सकता है. डांस नॉट ओनली फॉर द बॉडी पार्ट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस भी यूज करके हम डांस कर सकते हैं, आइस यूज करके भी, आईबॉल मूवमेंट से भी हम डांस यूज कर सकते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज यूज करके उनको हम रिहैब स्टार्ट करते हैं. तो जब पेशेंट आता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो कितने दिन तक चलती है, या फिर डिपेंड ऑन सिवियरिटी, और कितने साइकिल होते हैं दिन में? अगर पेशेंट मान लो आ गया, आपने उनका मेंटल ख्याल रखा, बाकी जो आपने बताया डांस थेरेपी म्यूजिक वो छोड़ के जो आपकी फिजियोथेरेपी एक्चुअल चलती है, हाँ, तो वो कितने दिन तक कितने साइकिल में चलती है? राइट क्वेश्चन. एक्चुअली आपने आधा बोल दिया, लाइक डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी बोल के. पेशेंट आने के बाद डिफर सर. अभी लास्ट ईयर एक पेशेंट था मुंबई से, वो पेशेंट को 65 ईयर्स, ओके, घर में गार्डन में अम्बा मैंगो जो है, मैंगो निकालने के लिए कोशिश किया था, लैडर लेके गिर गया था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, 62 ईयर्स. इधर लेके आया था, ऑल ओवर फ्रॉम मुंबई ही केम. हमने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दिया था, ओके, इतना कोऑपरेट नहीं किया. बाद में फिजियो भी स्टार्ट किया उनको. उनका दिमाग में यही है कि अभी ये एज में मैं कहाँ ठीक होता हूँ. ही इज नॉन डायबिटिक, हाइपरटेंशन भी नहीं है. वी यूज टू से आप पे रिकवरी चांसेस है अगर आप कोऑपरेट किया तो. बट व्हाट ही यूज टू से, अभी ये एज में क्या है मैडम, हो गया मेरा, मैं कुछ नहीं हो सकता है. वही टाइम में और एक पेशेंट आया मेरे पास, 33 ईयर्स का है, उनका बिजनेस है, मतलब एक्सीडेंट हुआ था उनको, सेम कंडीशन दोनों को, एरिया भी सेम इफेक्ट हुआ, एरिया भी सेम है, मोस्टली 80% सिम्टम्स दोनों मैच होते हैं. मगर ये लड़के का बिजनेस है, इसलिए उसको जल्दी बाहर आना है ये कंडीशन से. सो यूज टू से कोई भी एक्सरसाइज बोलो, आई एम रेडी टू डू, कितना भी पेन हो आई एम रेडी टू बेयर. सो क्या होता है सर, कभी कभी कुछ पेशेंट्स में 1 मंथ में रिकवरी रहती है, इफ ही इज हैविंग पॉजिटिव वाइब्स. मतलब इसके साथ साथ नॉट ओनली हिमसेल्फ, नॉट ओनली थेरेपिस्ट, उसका फैमिली मेम्बर्स का भी रोल मेजर प्ले करती है इसमें. कि अगर फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट अच्छा है, यू कैन डू इट, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट, यू हैव टू कम बैक हेल्दी. लाइक पहले जैसा अब डर जल्दी आना है, वी आर वेटिंग बोल के कुछ फैमिलीज एंकरेज करते हैं, तब क्या होता है पेशेंट को, यस आई कैन कम आउट ऑफ दिस, तब पेशेंट ऑटोमेटिकली पेशेंट रिस्पॉन्स देता है, हमको कोऑपरेट करता है, मोटिवेशन चाहिए. सो वो जो पेशेंट आया था मेरे पास यंग एज में, उसने यूज टू डू कंप्लीट में एक अगर मैं उनको बोलती हूँ 10 रेपिटेशंस करो, ही यूज टू डू 30 रेपिटेशंस कंप्लीट डे. ही यूज टू डू एक्सरसाइज, ही गॉट सक्सेसफुल डिस्चार्ज. नाउ इज बैक टू हिज वर्क. शाहूवाड़ी का केस है, अच्छा, बैक टू हिज वर्क. बट वो आजोबा को बोल बोल के ठीक है, मगर ये कंप्लीट मतलब इनका जो हुआ था वो जल्दी हो गया, मतलब 7 मंथ्स में क्योर हो गया. नाउ ही इज बैक टू इज वर्क. बट ये जो ओल्ड एज, हाँ ओल्ड एज, उसको बहुत टाइम लगा था, 1.5 ईयर यू टुक. अभी कर रहे हो, मतलब अभी व्हीलचेयर लेके चल रहे, डिस्चार्ज हो गया, बैक टू हिज होम, बट व्हीलचेयर लेके, क्योंकि वो 1.5 ईयर में मुझे बहुत ये लगा कि डेली आई यूज टू बी ए साइकोलॉजिस्ट टू नॉट ओनली फिजियोथेरेपिस्ट. यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, आपसे होता है, आप घर जा सकते हो, आपसे होता है, बोल बोल के उसको करना पड़ता है. सो जो ट्रीटमेंट जो रहता है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द पेशेंट टू. पेशेंट कितना कोऑपरेट करते हैं उसके हिसाब से उनका रिकवरी रहता है. मॅडमने खूप चांगली माहिती दिली आणि महत्त्वाची माहिती दिली की जर फॅमिली मोटिवेटेड असेल, फॅमिलीनं मोटिवेशन दिलं आणि त्या पेशंटनं सुद्धा स्वतःहून मनातनं घेतलं की नाही मी बरा होणार आहे आणि मी पुन्हा जसा होतो तसा बरा होऊनच घरी जाणार, तर काहीही अशक्य नाही आहे, सगळं होऊ शकतं. मॅडम मला सांगा की मग तुम्ही जे म्हणालात की पेशंट बरा होतो आणि तर पायातली जी ताकद आहे किंवा जो लकवा आहे, लुळेपणा आलाय, तर ती पूर्ण पूर्ववत होतं का थोडाफार विकनेस राहतो? हाँ रहती है सर, वीकनेस रहती है, थोड़ा बहुत डिफॉर्मिटी दिखती है,
मतलब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है, ये नहीं बोलती हूँ कि 100% कंप्लीट होती है, पहले जैसा ही कैन रन, मतलब वॉट एवर थिंग्स ही यूज टू डू बिफोर वो सब करता है, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि डिफॉर्मिटी हो जाती है, दिखती है थोड़ा, बट द थिंग इज लाइक ही विल गो बैक टू हिज वर्क। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट का मेन मोटो ये होती है कि वी विल मेक द पेशेंट्स इंडिपेंडेंट, वो हमारा मेन मोटो होती है फिजियोथेरेपिस्ट का। सो पैराप्लेजिक पेशेंट्स में ऑलरेडी बताया आपको, लैक ऑफ सेंसेशन रहती है, लैक ऑफ मूवमेंट रहती है उसको। सो वो पेशेंट को हम रिहैब करके उनको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करके उसको वॉकिंग तक लेके आता है। सो पेशेंट वॉक कर सकता है, उठना बैठना चलना बैलेंस वगैरह सब सिखाता है। बट द थिंग इज लाइक कंप्लीट 100% ठीक करके हम नहीं भेजते पेशेंट को, पेशेंट को इंडिपेंडेंट बना के जाता है। घर जाने के बाद पेशेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब अगर पेशेंट घर जाने के बाद स्टिल ही फील्स लाइक मैं पेशेंट हूँ, हाँ, मुझे ये हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है, देन वी कांट डू एनीथिंग। अगर पेशेंट घर जाने के बाद इफ ही टेक इट एज ए चैलेंज, मैं ठीक हो गया हूँ, मेरी सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो गया, मेरी सेकेंड लाइफ स्टार्ट हो गया बोल के अगर वो पहले जैसा कुछ काम करने जा रहे तो उसका मसल स्ट्रेंथ और बढ़ता है। मतलब डेली एक्टिविटीज में गए तो उसको पहले जैसा लाइफ मिलता है। नहीं मैं स्टिल पेशेंट टू फील करके घर में जाके बैठे तो अगेन कंट्रैक्शन स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं, अगर अगेन मजिल वीक होने का चांसेस रहता है। मग तुम्ही त्यांना डिस्चार्ज दिल्यानंतर घरी काही व्यायाम वगैरे सांगता का? हो सांगते, मतलब घर जाने के बाद डूज एंड डोंट्स दोनों बोलते हैं हम, क्या क्या करना है घर जाने के बाद, क्या क्या नहीं करना है, वो सब एक्सप्लेन करता है। और एक्सरसाइज पैटर्न जो है कंप्लीट प्रोटोकॉल बना के पेशेंट को देता है ताकि वो घर जाके कर सकता है। मॅडमनी खूप महत्त्वाची माहिती दिली की आज अनेक जण हा पॉडकास्ट बघत असतील तर त्यांना पण एक कॉन्फिडन्स येईल असं मला वाटतं, कारण फिजिओथेरपी ही फक्त पेशंटला नुसतं बरंच करत नाही तर स्वावलंबी बनवते. कारण बऱ्याच वेळा पॅराप्लेजियासारख्या पेशंटमध्ये पाय लुळे पडल्यामुळे, जसं मॅडमने सांगितलं की हालचाल करत नाहीये, बाकीचे चालतायत, बाकीचे नॅचरल ॲक्टिव्हिटी सगळ्या करतायत, पण आपल्याला त्या करता येत नाहीयेत. त्यामुळे कुठंतरी त्यांच्या मनामध्ये डिप्रेशन आलेलं असतं, तर ते दूर करून त्यांना स्वावलंबन करणं, त्यांची त्यांची ते कामं करणं आणि स्वतःच्या पायावर मॅडम म्हणाल तसं जसं नॅचरली ते पूर्वी चालत होते किंवा पूर्वी ज्या पद्धतीने ज्या स्पीडनं ते करत होते तेवढ्या प्रमाणात जरी करत नसले तरी स्वावलंबन हे निश्चित करू शकतात. मॅडम तुम्ही इर्गोनॉमिस्ट पण आहे, तर त्याबद्दल आपल्या व्ह्युअर्सला सांगा की इर्गोनॉमिस्ट म्हणजे काय आधी, कारण हा शब्दच बऱ्याच जणांना नवीन आहे. राइट, एर्गोनॉमिक्स मतलब सर स्टडी ऑफ पीपल एफिशिएंसी इन देयर वर्क एनवायरनमेंट। मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज जो रहता है, ठीक है, उनको 9 आवर्स 10 आवर्स ड्यूटी रहती है, कभी कभी ओवर टाइम भी करता है अगर नया प्रोजेक्ट्स आए तो। सो सब एम्प्लॉयज वर्क करता है, बट इफ आई आस्क देम आर यू हैप्पी विथ योर वर्क, दे वोंट से लाइक कंप्लीटली दे वोंट से यस आई एम, क्योंकि बैक ऑफ द स्क्रीन बहुत सारा चीज़ें जो रहता है वो एम्प्लॉय को पीछे खींचती रहती है। मतलब ही वांट टू गिव इज कंप्लीट टू द कंपनी। किसको अच्छा नहीं लगता है मेरा जो भी मेरे पास जो स्टफ है वो दिखाना है, मतलब मेरे अंदर जो टैलेंट है सब दिखाना है। टैलेंट दिखाने से उसका सैलरी हाइक होता है, ही विल गो इनटू बिग पोस्ट। बट कुछ चीज़ें ऐसा रहता है उनको ये सब करने से आगे बढ़ने से रिस्ट्रिक्ट करती रहती है। वो एग्जाम्पल बोलना है तो अभी सॉफ्टवेयर कंपनी देखते हो आप, बड़ा कंपनी रहती है, देयर विल बी 1000 ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग देयर, 1000 ऑफ चेयर्स, 1000 ऑफ टेबल्स, 1000 ऑफ कंप्यूटर्स, एवरीथिंग बहुत बड़ा सेटअप है, ठीक है। सब लोग एम्प्लॉयज मॉर्निंग आता है, पंच आके चेयर में बैठता है, दे विल स्टार्ट वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये 1000 एम्प्लॉयज में 1000 एम्प्लॉयज का हाइट एक ही रहती है क्या? नहीं। 1000 एम्प्लॉयज का वेट एक ही रहती है क्या? 1000 एम्प्लॉयज का हाथ एक ही लेंथ में रहती है क्या? बट दे आर सिटिंग इन द सेम चेयर, यूजिंग द सेम टेबल, यूजिंग द सेम कंप्यूटर, आप फोटो खींचो सेम एक ही लाइन में दिखता है, सेम हाइट का, सेम हाइट रहता है। ओके, देन अभी मैं ज्यादा हाइटेड हूँ, मेरे चेयर का हाइट कम है, एम आई कंफर्टेबल? नो। मैं शॉर्ट हूँ मगर मेरा चेयर हाइटेड है, वेल सिटिंग फॉर 9 आवर्स 10 आवर्स 11 आवर्स, एम आई कंफर्टेबल? नो। ओके, मेरे सामने जो कंप्यूटर सेटअप हुआ है एग्जैक्टली मेरे आई लेंथ के इक्वल भी है तो आई कैन ईजिली वर्क ऑन दैट। ओके, अगर मैं शॉर्ट हूँ ऐसा देखना पड़ता है मुझे, अगर मैं हाइटेड हूँ ऐसा देखना, ऐसा मैं 9 घंटे नीचे देखते 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 वर्क किया तो एंड क्या मिलेगा आपको?
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होगा। अगर मेरे चेयर ठीक नहीं है तो लंबार स्पॉन्डिलाइसिस रहता है, ठीक है, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबार स्पॉन्डिलाइसिस हुआ है। मैं क्या करती हूँ, फिजियो के पास जाती हूँ, ट्रीटमेंट लेती हूँ, आई विल गेट रिलीफ, अगेन आई विल स्टार्ट माई वर्क, अगेन आई विल डू द सेम वर्क, आई यूज द सेम चेयर, आई यूज द सेम टेबल, सेम कंप्यूटर, रिपीट। बार बार फिजियो के पास पहुंच जाते हैं, बोल के आई विल टेक ए पेन किलर, अच्छा लगता है, अगेन पेन किलर, अगेन पेन किलर। रिपीटेडली पेन किलर्स लेने से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो सब खराब होता है, सडनली नहीं दिखता है, मतलब लॉन्ग रन में पैरालिसिस होना, हाइपरटेंशन होना, बहुत सारे चीजें होता है। सो तब क्या होता है, एम्प्लॉय जो है कम सर्विकल स्पॉन्डिलिस रहते हैं, नेक पेन होती है, बैक पेन होती है, कैन ही वर्क हैप्पीली? कैन ही गिव द क्वालिटी ऑफ वर्क? ही कांट। सो उसने क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क ही कांट, पेन से उन्हें काम करता है ऑटोमेटिकली। ये इफेक्ट किसको होता है, अगर वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं दिया तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट होती है। सो एर्गोनॉमिस्ट का वर्क क्या है कि वी विल चेंज, मतलब उनका जो उनका वो जो मोडालिटीज यूज करता है, उनका जो पोस्चर जो रहती है, ये पेन्स वगैरह कब होता है सर, स्पॉन्डिलाइसिस इंजरी कब होता है, जब हमारे बॉडी पोस्चर को ठीक तरीके से हम यूज नहीं किया तो इंजरी होने का चांसेस रहता है। अगर ठीक तरीके से पोस्चर यूज किया तो इंजरी नहीं होता है। सो वी एर्गोनॉमिस्ट व्हाट वी डू इज लाइक एम्प्लॉयज का प्रॉब्लम वी विल सॉर्ट आउट। लाइक अभी मैंने आपको बताया था, हाइटेड हूँ, मेरे चेयर शॉर्ट है, मैं शॉर्ट हूँ, मेरे चेयर हाइटेड है। सो वो टाइम में वील डू स्लाइट चेंजेस। हम ये नहीं बोलता है कि ये एम्प्लॉय को ये प्रॉब्लम है, नया लेके आओ ये प्रॉब्लम, वी कांट डू दैट, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज, इट्स अ बिग सेटअप, वी कांट चेंज, करोड्स ऑफ मनी दे विल इन्वेस्ट इन दैट, वी कांट डू एनीथिंग। सो वी जस्ट चेंज देयर लाइफस्टाइल, लाइक वी विल एक्सप्लेन देम व्हाट टू डू। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, फॉरेन कंट्रीज में, फॉर एग्जाम्पल जापान, चाइना, उधर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज का ऑफिस कैसा रहता है, स्ट्रक्चर उधर कैसा होता है कि एम्प्लॉय बैठने के बाद एवरी हाफ एन आवर कंप्यूटर डस्ट गो अप automatically, then the employee will be in standing position, he will work। वो टाइम में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होते हैं उनका मसल्स को, ठीक है। सो हाफ एन आवर वो अच्छा वर्क करता है, पूरा मसल स्ट्रेच होता है लोअर लिम्ब का। हाफ एन आवर के बाद ऑटोमेटिकली टेबल नीचे आती है, ही विल सिट एंड वर्क। सो वो टाइम में बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ऑब्वियसली इंप्रूव होती है। बॉडी में जो पार्ट्स है, हेड ले लो, लोअर बैक ले लो, एवरीथिंग थोड़ा उनको रिलैक्सेशन तो मिलती है। बट हमारे इधर क्या होता है, 9, 10, 11 आवर्स कंटिन्यूसली एक ही पोजिशन में बैठता है एम्प्लॉय। सो उसकी वजह से उसका बॉडी पोस्चर के ऊपर इफेक्ट होती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी इफेक्ट होते हैं। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ा है कि जैसे टीनेज 24-25 ईयर्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्ट्रेस की वजह से मर गया था, ठीक है। सो एर्गोनॉमिस्ट का काम यह रहता है कि वी विल डू सम स्लाइट चेंजेस इन हिज वर्क एटमॉस्फियर। अगर वर्क एटमॉस्फियर में स्लाइट चेंजेस किया तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय वोंट फील पेन, ही वोंट गेट एनी इंजुरीज, ही विल एंजॉय द वर्क, देन ही कैन प्रूव हिमसेल्फ, he can give quality of work to the organization. Obviously organization will be happy and the employee will be happy. So ergonomics is just example. Ergonomics is a vast subject. मतलब थोडा ही मैंने एक्सप्लेन किया. हां, मॅडम इर्गोनॉमिस्ट पण आहेत आणि खूप मोठा विषय आहे. म्हणजे लहान लहान बदल जर केले तर आपलं पोस्चर पण चांगलं राहतं आणि आपल्याला कोणते आजार होत नाहीत. आणि सध्या मॅडमने जे सांगितलं तर पेन किलर हा फार मोठा विषय आहे. कारण बऱ्याच वेळा पेन्स होत आहेत म्हटल्यानंतर आपण डॉक्टरकडे न जाता पेन किलर घेतो आणि आपण नकळत तो आजार लांब लांब ढकलत असतो. आजार आपल्याला आहे तो वाढतोच, कारण पेन किलर ही ऍक्शन ही टेम्पररी होणार आहे. त्यामुळे कधीही वैद्यकीय सल्ला घ्या कुठेही दुखत असेल तर. आणि या पॉडकास्टच्या निमित्तानं मला अजून एक डिस्क्लेमर द्यायचं की या पॉडकास्टमध्ये आपल्या जे डॉक्टर येतात ते त्या त्या विषयातले तज्ज्ञ असतात आणि ते तुम्हाला त्यांचे अनुभव शेअर करत असतात. त्यामुळं कोणतीही गोष्ट करताना वैद्यकीय सल्ल्यानुसारच ती गोष्ट करायची. मॅडम, आता पॅराप्लेजियामध्ये तुम्ही सांगितलं की सडन इंजुरी झाली आणि अचानक काम करायचं बंद झालं, दोन्ही पायाला लुळे पण आला. तर आता जे पॉडकास्ट बघतात असेही काही पेशंट असतील ज्यांच्या पण आत्ता हा पॉडकास्ट पोहोचेल आणि त्यांना पॅराप्लेजिया झालाय पण 1 वर्ष झाले, 2 वर्ष झाले, जुने पेशंट आहेत, तर त्यांना पण आपण पुन्हा स्वावलंबित्व करू शकतो का, त्यांना आपण पुन्हा रिकवर करू शकतो का? हाँ, एक्चुअली क्या होता है सर, मैं आपको बताया था गोल्डन पीरियड के बारे में. इंजरी हो गया, सर्जरी होते ही फिजियो स्टार्ट किया तो इम्प्रूवमेंट फास्ट रहता है, होने के चांसेस रहता है. बट सम पैराप्लेजिक्स में क्या होता है कि बहुत गैप आने के बाद, लाइक 1 साल 2 साल होने के बाद क्या होता है, अगर वो उनका पाय लिम्स जो है वो यूज नहीं किया तो ऑब्वियसली कंट्रैक्चर स्टार्ट होते हैं, मतलब एकदम टाइटनेस, स्टिफनेस आता है, उसको स्पैस्टिक पैराप्लेजिया बोलते हैं. सो पाय पूरा स्टिफनेस आके उनका मतलब जो एबनॉर्मलिटी दिखते हैं, मतलब एकदम ऐसा
पाए ऐसा है तो पाए कंप्लीटली स्टिफनेस की वजह से ऐसा बेंड हो जाती है, ये एरिया में पूरा कंट्रैक्चर्स रहता है। अगर वो टाइम में हम फोर्सफुली कुछ करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए सोचे तो इट मे लीड टू फ्रैक्चर्स। नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ ऑस्टियोफाइट्स भी तैयार होता है, वो भी एक देखना पड़ता है। सो ये 1 ईयर 2 ईयर्स मतलब पहले उनका असेसमेंट लेना पड़ता है, मतलब अभी कौन सा कंडीशन में, एक एमआरआई निकालना पड़ता है, पहले कैसा था, जो 2 साल पहले हुआ था अभी क्या हो, डिफरेंस क्या है, वो सब एक देखना पड़ता है। उनका स्टिफनेस देखना पड़ता है और उनका मेंटल कंडीशन भी देखना पड़ता है, स्टिल ही वांट टू कम आउट ऑफ दिस और नॉट। सिर्फ उसके प्रेशर, फैमिली प्रेशर की वजह से या कोई बोला है बोल के आने का नहीं, स्टिल ही वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस, वो भी देखना पड़ता है। और कितना डैमेज हुआ, पहले जो हुआ था उससे भी और कितना डैमेज हुआ वो भी देखना पड़ता है। डिपेंड्स, एक असेसमेंट लेना है, असेसमेंट में अगर हमको लगा हाँ ही कैन कम आउट ऑफ, देन वी कैन। ऐसा नहीं है कि 2 साल हो गया 3 साल हो गया कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे भी केसेस ट्रीट किया हूँ, कर चुकी हूँ। लाइक 2 साल हुआ था पैराप्लीजिया होके, अभी भी मेरे पास प्रेजेंट भी एक पेशेंट है मुंबई से, उनको 2 years हुआ था पैराप्लीजिया होके। नाउ शी इज वॉकिंग, शी स्टार्टेड वॉकिंग इंडिपेंडेंटली, जस्ट विद इन 15-20 days में आई एम गोइंग टू गिव डिस्चार्ज ऑल्सो। सो 2 साल हो गए फिर भी शी कैन डू, मतलब उसने क्या किया था, 2 साल हुआ फिर भी 2 साल से स्लोली तो फिजियो सेशंस लिया उन्होंने, मतलब शी वांट टू कम आउट ऑफ दिस, शी इज वेरी यंग, मतलब शी वाज अ रिपोर्टर, उनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। सो 2 years से शी इज कंटिन्यूसली डूइंग फिजियो। मगर क्या होता है, ये पैराप्लीजिया जो है बहुत टाइम टेकिंग। सो बहुत सारे पेशेंट्स ना दे विल मतलब क्या बोलते हैं, अभी कुछ नहीं होने वाले के छोड़ देते हैं। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। सो जो मतलब चेंजेस जो है बॉडी में, एक दिन में एक नाइट में नहीं, स्लोली चेंजेस होते हैं। एज ए न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, नॉट ओनली एज ए न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, हर फिजियोथेरेपिस्ट को एक पैरालिटिक पेशेंट का छोटा सा मूवमेंट भी इट मेक्स अस वेरी हैप्पी। लाइक जो पैरालिटिक पेशेंट है, कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट है, वो पेशेंट सिर्फ उसका फिंगर ये मूवमेंट किया तो भी इट विल बी वेरी हैप्पी फॉर अस सर। लाइक रिजल्ट जो है, रिकवरी जो है वेरी स्लो रहती है। सो पेशेंट को भी, पेशेंट स्टार्टिंग ही बोली पेशेंट होना चाहिए। सो पेशेंट को 2 साल हुआ पैराप्लीजिक होके, 3 साल हुआ, तब से पेशेंट स्टिल मतलब फिजियो के ऊपर वर्क कर रहे, फिजियोथेरेपी के साथ है वो, मतलब एक्सरसाइज करते करते हैं तो देयर विल बी चांसेस टू वॉक इंडिपेंडेंटली। खूप महत्त्वाची माहिती दिली. मला असं वाटतं की या माध्यमातून, या पॉडकास्टमधून लोकांना एक आधार मिळेल की आपल्याला पॅराप्लेजिया झाला आहे, 2 वर्ष झाली आहेत, तर तुम्ही योग्य मार्गदर्शन घेतलं, डॉक्टरांकडे लवकरात लवकर पोहोचलात आत्ता पण, तर काही ना काहीतरी पुन्हा तुमच्यात स्वावलंबन होण्यासाठी पुन्हा काही आपण करू शकतो. या ठिकाणी मला सांगायचं की डॉक्टर राजकुमारी नायडू मॅडम आज आपल्या पॉडकास्टला आल्यात, तर त्यांचं तुम्हाला मार्गदर्शन हवं असेल तर त्यांची पूर्ण माहिती ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. मॅडम, पॅराप्लिजियामध्ये आता फिजिओथेरपी जेव्हा सुरू असते तेव्हा बाकीची काही औषधं जर सुरू असतील पेशंटची तर ते घेऊ शकतात का, हा पहिला प्रश्न. आणि ती नसतील तर तुम्ही त्यांना काही औषधं सांगता का? एक्चुअली सर, ट्रीटमेंट, आप पैराप्लीजिया ट्रीटमेंट के बारे में मुझे पूछ रहे हो। सो पैराप्लीजिया के लिए ट्रीटमेंट जो होता है, स्टार्टिंग अगर इंजरी वगैरह हुआ तो न्यूरोसर्जन सर्जरी करता है, सर्जरी होने के बाद वो फिजियो को रिफ़र करता है। सो फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट होती है। फिजियोथेरेपी के साथ साथ हाइड्रोथेरेपी बोल के और एक है, ओके, और एक ब्रांच है अच्छा इसमें। सो हाइड्रोथेरेपी भी होते हैं, उनके साथ ये साथ भी एक बड़ा सब्जेक्ट है. हाइड्रोथेरेपी पे भी हम पॉडकास्ट बनाने का सोच रहे हैं. बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लोगों को मालूम ही नहीं है. सो हाइड्रोथेरेपी भी है, एक है सर। हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ मेडिकेशंस आप पूछ रहे हो। एक्चुअली पैराप्लीजिक्स को मेजर ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी ओनली। सो मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर्स। वो होता है कि मसल रिलैक्सेंट्स होता है, क्योंकि ये पेशेंट्स में टाइटनेस बहुत रहती है, वो टाइटनेस रिलीव होने के लिए मसल रिलैक्सेंट होता है। उसके साथ साथ ब्लड थिनर्स देता है, मतलब कभी कभी, मतलब ये जो पैराप्लीजिया ब्रेन इंजरी की वजह से भी होने का चांसेस है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी होने के चांसेस है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद भी कभी कभी ब्लड वेजल्स में क्लॉट्स हो, ठीक तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, तभी भी पैराप्लीजिया होने के चांसेस रहता है। सो ब्लड क्लॉट्स रिलीव करने के लिए ब्लड थिनर्स यूज करता है। सो ट्रीटमेंट आप लिया तो फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और ब्लड थिनर्स, मसल रिलैक्सेंट्स, ये सब मेडिकेशंस उनके लिए दी सकते हैं। मैडम ने अपना एजुकेशन जो कंप्लीट किया है वो आंध्र प्रदेश में एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में किया है. तो आज आप इस पॉडकास्ट पे आए और एक अच्छा जो क्या बोलते हैं मार्गदर्शन हमारे व्यूअर्स को किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. शुक्रिया. और तुम्हाला हा
पॉडकास्ट कसा वाटला हे कमेंट करून कळवा. आणि या पूर्वीचे पॉडकास्ट जर तुम्ही बघितले नसतील तर लगेच जाऊन बघा, कारण आपण त्या पॉडकास्टमध्ये देखील वेगवेगळ्या विषयांवर तज्ज्ञ डॉक्टरांशी चर्चा केलेली आहे. पॅरालिसिस, त्यानंतर पोश्चर अँड स्पाईन सारखा पॉडकास्ट सुद्धा आपण आपल्या चॅनलवर केलेला आहे. तर तो जाऊन बघा. आणि या पॉडकास्टला आला त्याबद्दल पुन्हा एकदा थँक्यू. नमस्ते.